हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसा कि पार्ट 1 जैसे मैंने अपलोड किया है और उसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म की स्टडी की है, उसी तरह से हम ये पार्ट 2 में मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसमें कि आप सब बच्चों को पता है कि ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इसमें देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक मैंने अभी पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया है, विद द नेट गेन ऑफ एटीपी भी बताए हैं कि कितने कितने एटीपी इसमें यूज़ होंगे। इसी तरह से जो सेकंड वाला पार्ट इसमें लगता है, सेकंड स्टेप, वो आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी पायरुविक एसिड हमारे पास बना है, उस पायरुविक एसिड की हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं और पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि भाई यही एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो सबसे पहला स्टेप हुआ आपका ग्लाइकोलिसिस, सेकंड स्टेप हुआ आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होगी, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास सेल है और इस सेल में ये हमारे पास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगी, ग्लाइकोलिसिस तो होती है भाई साइटोसोल में। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कहाँ पर होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एंटर करते हैं और पायरुविक एसिड में कार्बन कितने हैं, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये हमारे पास पायरुविक एसिड है जिसके 2 मॉलिक्यूल एंटर करेंगे। अब इसकी हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। तो ये आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं। हम यहाँ पे एसिटाइलेशन करवाएंगे। इसके अलावा एसिटाइलेशन के अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज होती है स्टेप में, जिसको कि आप डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और तीसरा जो रिएक्शन यहाँ पर देखा जाता है वो होती है डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास NaDH प्लस H पॉजिटिव की प्रोडक्शन होती है, NAD किस में कन्वर्ट होता है, NaDH प्लस H पॉजिटिव में। तो कौन कौन सी स्टेप यहाँ पर होंगे, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। दूसरा स्टेप यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जो है उसकी एडिशन होती है, एसिटाइलेशन होती है। और तीसरा स्टेप जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा डिहाइड्रोजिनेशन। तो इन स्टेप्स के बाद आपके पास क्या क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में आपके पास ये जो कोएंजाइम ए है ये यहाँ पर पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और इसमें कितने कार्बन होते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसमें 2 कार्बन होंगे। अब आप पूछोगे एक कार्बन गया कहाँ पे, तो एक कार्बन जो है वो जब डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस है ये कहाँ पर देखी जाएगी, ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। और यहाँ पे पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे सल्फर है और इसके साथ लगेगा कोएंजाइम ए। इसी को आप क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं। और ये कहाँ से बनता है, ये बनता है हमारे पायरुविक एसिड से। कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है, ये बनता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। तो अब भाई हमारे पास यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि आपको बाद में बैलेंस शीट देनी होती है ATP की। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे।
अब यहाँ पर कौन कौन से इंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्पफुल होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजाइम यहाँ पर यूज़ होने वाला है और जिसका नाम है पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज। तो पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज नाम का एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और ये एक मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसके पास 3 और इंजाइम्स होते हैं और साथ में 5 फैक्टर्स और कोफैक्टर जो है वो इसमें काम करेंगे। तो पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज में जो हमारे पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके पास आएगा पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज। सेकंड हमारे पास आएगा डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजीनेज। थर्ड हमारे पास आएगा डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। कौन कौन से आएंगे? पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज आएगा, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजीनेज होगा और साथ में डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज होगा। इसके अलावा आपके 5 फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, जैसे कि मैग्नीशियम आयंस होंगे Mg2 पॉजिटिव, साथ में आपके पास Na पॉजिटिव लगेगा जो कि एक कोएंजाइम है, साथ में आपको TPP को ऐड करना है, थायमिन पायरोफॉस्फेट है, कोएंजाइम A यूज़ होगा और साथ में यूज़ होगा हमारा लिपोइक एसिड। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आपके पास पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज नाम का एंजाइम यूज़ होता है जिसमें कि 3 और एंजाइम आएंगे और 5 इसमें फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में पायरूवेट डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम की यूज़ किया जाता है और ये एक मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से अब एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बन गया, नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा आएगा हमारे पास? क्रेब्स साइकिल आएगा। आप इसको क्रेब्स साइकिल बोल सकते हैं, TCA साइकिल बोल सकते हैं, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं, या फिर आपको CTC साइकिल भी इसको बोल सकते हैं, मतलब कि सिट्रिक एसिड साइकिल। आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास ये क्रैब साइकिल है ये हमारे साइंटिस्ट ने दिया था और नाम था उनका हैंस क्रैब। तो क्रैब साइकिल किसने दिया है? हैंस क्रैब ने दिया है। आप इसको और क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं TCA साइकिल, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या फिर आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ द क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है? ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्रैब साइकिल में कितने स्टेप्स आएंगे? क्रैब साइकिल में आते हैं 8 स्टेप्स। क्रैब साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं? 8 स्टेप्स होते हैं। ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और क्रैब साइकिल के जो स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे? इररिवर्सिबल होंगे और ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। तो कौन कौन से पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं कि क्रैब साइकिल किसने दिया था? क्रैब साइकिल हमारे पास जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया है उनका नाम था हैंस क्रैब, और इस साइकिल को आप और क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, साथ में सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हो। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और इसमें 8 स्टेप्स होंगे और ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। स्टेप्स कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल, और ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है भाई? एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म ये दोनों प्रोसेसेस चलते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस या फिर मेकिंग। तो क्रैब साइकिल के जो भी स्टेप्स हैं उसमें ब्रेक डाउन और साथ में सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट देखा जाता है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमारे पास क्रैब साइकिल चलता कहाँ पे है। तो भाई क्रैब साइकिल, जैसे मान लो ये हमारे पास प्लांट का सेल है और इस प्लांट के सेल में मान लो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको क्रैब साइकिल जो है वो मिलता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्यों मिलता है? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स क्रैब साइकिल को या TCA साइकिल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए
वो सारे के सारे एंजाइम्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो मिलेंगे उसके मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसी ऑर्गेनेली होती है भाई, वो होती है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो भी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होगी वो यहाँ पर चलेगा साइटोसोल में। जो हमारे पास लिंक रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है वो यहाँ पर चलेगा। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है। कहाँ पर चलेगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी वहाँ पर चलेगी। तो ये सारे स्टेप आपको पता होने चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को आप क्या बोलते हो, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और हमारे पास थर्ड स्टेप में क्रैब साइकिल चलेगा और फोर्थ स्टेप में चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको क्रैब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्रैब साइकिल की जो स्टेपिंग है उसको आपने ध्यान से सुनना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्रैब साइकिल के लिए सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होते हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल। ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा कि ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है उसके साथ ऐड होता है। इंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे, इंजाइम लगता है यहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेज। तो एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन, साथ में यहाँ पे वाटर की एडिशन होती है, हाइड्रेशन होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सिट्रेट। आप इसको सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं लेकिन आयंस की फॉर्म में मूवमेंट है इसलिए आपको क्या बोल लेंगे, आप इसको सिट्रेट बोलेंगे। जो सिट्रेट होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ ऐड हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ आया और सिट्रिक सिंथेटेज की हेल्प से ये किस में कन्वर्ट हुआ है, सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ है। अब इसके बाद जो सिट्रेट है, सिट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट में। इंजाइम कौन सा लगता है यहाँ पे, इंजाइम लगता है एकोनिटेज। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है डीहाइड्रोजिनेशन होती है। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि NAD पॉजिटिव जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा NADH+H पॉजिटिव में। सिट्रेट से ये हाइड्रोजन लेके किस में कन्वर्ट कर देता है, NADH+H पॉजिटिव में। आइसोसिट्रेट में भी कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप होता है, जो आप नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं वो कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो आइसोसिट्रेट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। आप इसको अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप कन्वर्ट करते हैं, एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम यहाँ पर लगेगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी यहाँ पे, रिमूव होगी। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। भाई अल्फा कीटोग्लूटरेट किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होगा, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में अब देखो सेकेंड टाइम फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगी, CO2 निकलेगा जिसकी वजह से जो हमारे पास 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटरेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जिसमें कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। यहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है और आपका NAD पॉजिटिव NADH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। साथ में थोड़ा ध्यान रखें, डीकार्बोक्सिलेशन होगी और कोएंजाइम ए को यहाँ पे ऐड किया जाएगा।
उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनिक एसिड में। अब जब ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए से, इस रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे SLP होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पे कोएंजाइम रिलीज होगा, कोएंजाइम ए रिलीज होगा, साथ में GDP किस में कन्वर्ट होता है? GTP में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो GDP किस में कन्वर्ट होगा? GTP में। उसके बाद जो हमारे पास सक्सिनिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? फ्यूमेरिक एसिड में। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या लगता है? सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे? सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और भाई यहाँ पे फैड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट होता है? FADH2 में कन्वर्ट होता है। फैड किस में कन्वर्ट होगा? FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा और फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। उसके बाद जो फ्यूमेरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड में। एंजाइम कौन सा लगता है यहाँ पे? एंजाइम लगता है हमारा फ्यूमरेज। कौन सा एंजाइम लगता है? फ्यूमरेज। इसके बाद जो मैलिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होगा तो हमारे पास एंजाइम लगता है मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज लगता है, मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे अगेन NAD किस में कन्वर्ट होगा? NADH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। तो अगेन आपके पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो एक बार दोबारा से इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आपके पास चलने वाले हैं। ये 8 स्टेप कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको रिकैप करते हैं कि सबसे पहले आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलेगा, 6 कार्बन का बनेगा सीट्रेट। सीट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? आइसोसीट्रेट में। आइसोसीट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में और ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में और मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। तो यहाँ पर ये क्रेब साइकिल जो कि कहाँ पर हो रहा है, ये सारा का सारा स्टेप जो आप देख रहे हैं क्रेब साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला हुआ है ये स्टेप्स। तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि डी कार्बोक्सिलेशन भाई 2 स्टेप्स पे हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पे भी डी कार्बोक्सिलेशन है। डीहाइड्रोजिनेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे भी NAD NADH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन है। 1 2 एंड 3, तो 3 जगह पे आप डीहाइड्रोजिनेशन देख रहे हैं। और फैड कहाँ पे रिलीज हो रहा है? FADH2, जब सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में आप कन्वर्ट करें। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उस वक्त होगी जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को आप कन्वर्ट करेंगे सक्सिनिक एसिड में। तो भाई ये पॉइंट्स आपको क्रेब साइकिल के पता होने चाहिए कि क्रेब साइकिल कहाँ कहाँ पर हो रहा है और किस तरह से ये चीज़ें चली हुई हैं। बाकी बैलेंस शीट क्रेब साइकिल की, ग्लाइकोलिसिस की और लिंक रिएक्शन की हम आपको यहाँ पर दे देंगे। तो ये थोड़ा सा आपने क्रेब साइकिल का पोर्शन जो है वो आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से बात बनेगी। तो जैसा कि थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर भी यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट काम करती है। तो जैसा आपने अभी देखा बैलेंस शीट के बारे में कि हमारे पास अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कितना ATP का नेट डाटा रहता है। ग्लाइकोलिसिस से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं? 7 ATP आ रहे हैं। लिंक रिएक्शन से कितने आ रहे हैं भाई? 5 ATP आ रहे हैं। क्रेब साइकिल के डाटा से हमारे पास आप देख रहे हो कि 6 हमारे पास यहाँ पे NADH है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करेंगे तो 15 ATP यहाँ पे आ जाएंगे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की बात करें GTP 2 प्रोड्यूस होंगे तो 2 GTP मतलब कि 2 ATP बनेंगे।
और FADH, क्योंकि FADH का एक मॉलिक्यूल 1.5 ATP देता है, तो 1.5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास FADH से 3 ATP आएंगे। अगर आप इनको सम टोटल करते हैं तो टोटल में हमारे पास कितने ATP का डाटा आएगा? हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 and 2 7 ATP ग्लाइकोलिसिस से आ रहे हैं, 5 ATP आपके पास लिंक रिएक्शन से आ रहे हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 ATP NADH के हैं। GTP से हमारे पास 2 ATP आ रहे हैं, और फैट से हमारे पास कितने आ रहे हैं? 3 ATP आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 5 कितने हुए? 12 ATP यहाँ से आगे 12 और साथ में 15 ऐड करिए आप। 12 और 15 अगर आप ऐड करते हैं, वे साथ साथ में करते जाइए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 27 और 2 कितने हो जाएंगे? 29, और 29 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 32। तो आपके पास कितना डाटा आएगा? टोटल 32 ATP का आएगा। अब बेटा आप यहाँ पे खुद ही कर सकते हैं कि अगर आप इसी डाटा को अगर NAD से 3 ATP का डाटा लेके चलो और फैट से 2 ATP का डाटा लेके चलो, तो ये डाटा किस तरह से होगा वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक्स चलेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ एक बुक्स में 1 NAD से 3 ATP और 1 फैट से 2 ATP का डाटा दिया जाता है, तो देखिए थोड़ा सा ही वेरिएशन आएगा। तो ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास नेट गेन में 2 ATP आएंगे और NAD से 6 ATP आएंगे, मतलब कि अब यहाँ से कितने ATP आने वाले हैं? 8। लिंक रिएक्शन से अगर आप करोगे तो 2 NADH कितने प्रोड्यूस करेंगे? 6। तो यहाँ से कितना डाटा आएगा? 6 ATP का। क्रैब साइकिल से करेंगे तो क्रैब साइकिल में हमारे पास NAD है, तो NAD से हमारे पास अगर 3 के हिसाब से करते हैं तो 18 आ जाएंगे। इसी तरह से GTP से तो ऑटोमेटिकली 2 ही ATP रहने वाले हैं, और फैट से हमारे पास अगर 1.5 ना करके 2 का करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 4 ATP आ जाएंगे। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो 8 ATP ग्लाइकोलिसिस से, 6 आपके पास लिंक रिएक्शन से, 8 और 6 कितने हो गए बेटा? 14 हो गए। तो टोटल अगर आप करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आ जाएंगे। तो आप देख लेना कि किस तरह से आपको देना है। तो आपको डिस्क्लेमर में पहले ही देना पड़ेगा कि आप NAD का कितना ATP लेके चल रहे हैं। क्या आप एक NADH से 3 का डाटा लेके चल रहे हो, 3 ATP का लेके चल रहे हैं, कि 2.5 का? एग्जैक्टली 2.5 होता है। इसी तरह से क्या एक मॉलिक्यूल FADH से आप 2 ATP लेकर चले हैं, कि क्या आप यहाँ पे 1.5 लेकर चले? तो ये आपने पहले ही एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ ATPs वैरी करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस शीट फॉर ग्लाइकोलिसिस और बैलेंस शीट फॉर लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 बनेंगे कि 32 बनेंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में 3rd पार्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और साथ में शटल सिस्टम की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।